गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 से 35 प्रश्न होंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है। ऑक्सीजन से बंध बनाकर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर नहीं, ये गलत है। हीमोग्लोबिन को नष्ट करके, ठीक है। और जो है इसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य क्रिया को रोक करके तीनों गलत हैं। इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी पदार्थ बना करके ये क्या करती है, ऑक्सीजन के मिलने को रोक देती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन है उससे जो मिलने की दर है, मिलने की दर का मतलब है कि उससे जो ये रिएक्शन करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है, वो लगभग 200 से 400 गुना है। तो ये क्या कर लेता है, ये बना लेता है, ठीक है। तो चलिए, आपका उत्तर हो गया क्या, हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर। आगे है, इनमें से क्या ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, CFC, CO2, NH3, N2, CH4, N2, CO3, NH3, CFC, CO2 और CH4 और NO2। इसमें ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं, यानी कि वो गैसें जो वातावरण के टेम्परेचर को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो कौन सी हैं, वह है CFC कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2। अगला है, फ्रिज से निकलने वाली CFC वातावरण में किस भाग यानी कि किस भाग में जाती है। तो कहाँ जाती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, जल मंडल या मृदा मंडल। ना तो जल मंडल ना मृदा मंडल में जाती है, ठीक है, और ना ही वो क्या जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर पहुँचती है और क्या करती है, नुकसान करती है। ना वो क्षोभ मंडल में जाती है, सीधा जाती है समताप मंडल में, जहाँ पर समताप मंडल में ओजोन है और उसे नष्ट करती है। तो हमारा उत्तर हो गया समताप मंडल में जाती है। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर है, ठीक है। 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर, या 2 से 4 मिलीग्राम, या 8 से 10, या 2 से और 16। तो इसका है 4 से 6 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। तो ये इतनी गैस होगी तो यानी जीव जंतु जिंदा रहेंगे। इससे कम हो जाएगी तो उन्हें जीवित रहने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा युग्म खतरे में पड़ी प्रजाति को दर्शाता है। बरगद तथा काली बतख, यानी कि एक को नष्ट कर दिया गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। ब्रेंटिया, तीनों कोबेरिका और रेड पांडा, इमली और रहीसस बंदर, सिनकोना और तेंदुआ। तो इसमें कौन है, ब्रेंटिया और निकोबेरिका और रेड पांडा, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। एक को नष्ट किया जाएगा तो दूसरा क्या हो गया, नष्ट हो गया। आप लोग जानते हैं कि रेड पांडा जो है वो नष्ट यानी कि वो विलुप्त प्राय प्राणी के अंतर्गत आ गया है। जैव मात्रा पर का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में, ठीक है, क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तालाब में बनता है, वन में बनता है, घास स्थल में बनता है, या मैंग्रोव में बनता है। मैंने पहले ही बताया था किस समुद्र में बनता है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, तालाब में बनेगा। उल्टा पिरामिड, ठीक है, कहाँ बनेगा, तालाब में या समुद्र में बनेगा, झील में बनेगा, ठीक है। चलिए अगला है, लाइकेन उदाहरण है, किसका उदाहरण है, समोद्भिद का, सहजीवी का, मरुद्भिद का, अधिपादपों का। तो ये क्या है, सहजीवी है, ठीक है। आपको जिनको पता है कमेंट में बताइए कि सहजीवी किसका किसका है, ये सहजीवी। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम घटते हुए है। तो महासागर, झील, घास के मैदान, मैंग्रोव, या मैंग्रोव, महासागर, घास के मैदान और झील, मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और महासागर, महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल, ठीक है। तो इसमें है, कह रहा है कि उत्पादकता, घटती उत्पादकता, तो घटती उत्पादकता मैंग्रोव सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, फिर महासागर में, फिर घास के में है, फिर झील में है। तो झील में सबसे कम है, ठीक है।
तो इन पारितंत्रों में घटती उत्पादकता सबसे अधिक मैंग्रोव में वनों में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना की, परिवहन की, चूजे की या दवाइयों की? यानी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस पर पैसा खर्च होता है? तो जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो किस पर होता है? मुर्गी दाना पर खर्च होता है, क्योंकि विशेष तौर पर क्या होता है, ये बनाया जाता है। इनमें से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं शहतूत। ठीक है, वैसे शहतूत के साथ साथ, ठीक है, इनको रेशम के कीटों को अशोक के वृक्ष पर भी पाला जाता है, लेकिन यानी सबसे अच्छा जो होता है वो शहतूत का ही, यानी कि रेशम अच्छा होता है। 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? खुरपका, मुंहपका या रिंडपेस्ट के लिए, रेबीज के लिए या काउपॉक्स बीमारी के लिए? तो ये रिंडरपेस्ट के लिए जाना गया था 2011 में। अगला प्रश्न है, अधिक अंडोत्सर्ग तथा भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है। अब कह रहा है कि उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों में हार्मोन के इंजेक्शन द्वारा अधिक अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल दोनों सही हैं, ए सही है और आर भी सही है, और ए आर यानी आर जो है ना, ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो अधिक अंडोत्सर्ग हार्मोन्स के द्वारा, और फिर उसके बाद उसमें भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाए। अंडोत्सर्ग जब इन अंडों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें यानी भ्रूण प्रत्यारोपण के कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छे जो है वो उनका यानी कि जो है कोई ना कोई जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि अच्छी नस्ल जो है वो बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि इन्हें सुमेलित करना है। इसमें कह रहा है एपिस मेलिफेरा, ठीक है, ये इनके वैज्ञानिक नाम हैं, और है एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका। ठीक है, तो यदि आपको एपिस इंडिका का पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको मिला सकते हैं या इनको मिला सकते हैं और आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका, ठीक है, एपिस इंडिका है वो सीधा सीधा भारतीय मधुमक्खी है। तो डी में 4 कहीं पर है, लीजिए तीन जगह, 1 2 3 3 जगह आ गया, इससे काम नहीं चलेगा। ये जितने हैं मधुमक्खियों के ही उसके यानी कि नाम है, उनको हमें यानी खोजना है। तो अब इसके बाद फिर इसका एपिस मेलिफेरा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एपिस मेलिफेरा जो है वो क्या है, यूरोपियन मधुमक्खी को कहा जाता है। एपिस फ्लोरेरिया जो है वो छोटी मधुमक्खी को कहा जाता है, और एपिस डोर्सेटा ये चट्टान की मधुमक्खी को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 3 और 1, 2 और 4। तो 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो 1 में ही था, तो एपिस मेलिफेरा कौन सी है, ये यूरोपियन मक्खी है। तो इसका मतलब है, ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसके बाद इनके क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए गए। एगैरिकस, नॉन स्टॉक, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कौन सा या कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो जैव उर्वरक के रूप में जो है वो पाया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें सिर्फ स्पाइरोगाइरा यही सिर्फ जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टॉक और जो है ना एगैरिकस ये नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल, ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, एगैरिकस, नॉन स्टॉक और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो इसमें
स्पाइरोगाइरा तो प्रयोग होता है, तो इसका मतलब है दोनों होंगे, नॉन स्टॉक और स्पाइरोगाइरा। तो 2 और 3 हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, इसमें कह रहा है कि अनाज और तिलहनों को हमें क्या करते हैं, यदि सही ढंग से न रखें तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन क्या हो जाता है, उत्पादित होता है, और जब भोजन बनाते हैं तो भी क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता है, तो वो नुकसान करता है शरीर को। तो अब ये किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या विषाणु के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होंगे, तो ये जीवाणु या प्रोटोजोआ विषाणु के द्वारा नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर सूखा होता है, तो किसके द्वारा होंगे, फफूंद के द्वारा होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से एक जैविक, ठीक है, एक जीविका खेती का उदाहरण है, एक जीविका खेती, स्थानांतरित जुताई, वाणिज्यिक खेती, विस्तीर्ण एवं गहन खेती और जैव खेती। तो इसमें स्थानांतरणीय जुताई, ठीक है, ये क्या है, एक जीविका खेती का उदाहरण है। ठीक है, एक जीविका खेती का मतलब है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के क्या होते हैं, ठीक है, वो बीज बोए जाते हैं हर बार। इनमें से कौन सा एक उत्पाद यानी पादप हरी खाद के लिए, ठीक है, या रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गेहूं, कपास नहीं, बिल्कुल नहीं, अलसी या चावल। हरी खाद के रूप में यानी कि कौन सा ऐसा पादप है जो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, अलसी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलसी हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और हरे रूप से जानवरों को खिलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, राजा मुंदरी, और है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र कटक। तो इसमें किसी एक का भी क्या हो जाए, यदि आपको पता चल जाए तो आप जो है ना क्या, एक या दो का, तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इन्हें जो है वो क्या बोल सकते हैं, इन्हें मैच कर सकते हैं। वैसे भी देखिए, तो क्या केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये पता है आप लोगों को कहाँ पर है, तो केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। तो इसका मतलब है कि बी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चावल अनुसंधान केंद्र पता है कि कहाँ पर है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में है। इसका मतलब है कि जहाँ बी 1 और सी 4 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यदि आपको यही पता रहता तो आपका उत्तर हो जाएगा 3, यानी बी 1 सी 4। अब केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है, और आपका जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो राजामुंदरी में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 3, 1, 4 और 2, यानी तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजामुंदरी, ठीक है, ड्रग्स अनुसंधान केंद्र लखनऊ, चावल अनुसंधान कटक, और कंद फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो तिरुवनंतपुरम में है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पादप मिश्रित फसलीकरण हेतु प्रयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है, मिश्रित फसलीकरण, गेहूं, मक्का, चना और बाजरा, यानी जिसे मिश्रित फसल में क्या किया जाता है, बोया जाता हो। तो मिश्रित फसल में कौन बोया जाता है, चना। ठीक है, चना को आप जो है यानी कि बाजरे के साथ बो सॉरी ठीक है, चना को आप गेहूं में भी बो सकते हैं, जौ के साथ भी बो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप सरसों भी बो सकते हैं। ठीक है, तो चना जो है मिश्रित फसलीकरण हेतु, ठीक है, यानी कि उपयुक्त माना जाता है। दूसरी बात ये भी चीज़ है कि चना में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन के, यानी कि चने की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो चने के बाद क्या किया जा सकता है, और दूसरी यानी फसलें भी बोई जा सकती हैं,
और अच्छी जिन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला है प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक मोम अब फिर से वही आ गया जो हमने पिछले बार पढ़ा था, एपिस डेसोर्टिका से या मिनुलोपा जाति से या बास इंडिकस से या लेसिफर लक्का से। तो किससे प्राप्त होता है? एपिस और डेसोटा से, यानी मधुमक्खी से प्राप्त होता है प्राकृतिक मोम। कीट के किस भाग से लाख का श्रावण होता है? मुख के श्रावण से, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों से, या लाख की ग्रंथियां जो कीट के शरीर में पाई जाती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका यानी लाख का जो श्रावण होता है, तो लाख का श्रावण लाख की ग्रंथियों से होता है जो कीट के शरीर में पाई जाती हैं। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की एक प्रजाति को दूध की रानी क्यों कहा जाता है? देखिए, अधिक मात्रा में कैल्शियम देने के कारण अधिक दूध देती है, अधिक जीवन काल होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि ये जो है ना अधिक दूध देती है। जो जर्सी गाय है वो कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से ही यानी कि लाई गई है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम रेशा, ठीक है, यानी कि गोल्डन फाइबर किसे निर्दिष्ट करता है? हेम्प को, रुई को, जूट को, या नायलॉन को? ठीक है, यानी कि कह रहे हैं यानी कि वो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ठीक है, ये पूछा जाता है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर? तो इसका होता है, ठीक है, ये आपका ओलेरिकल्चर यानी पोमोलॉजी होता है। ये यानी कि सब्जी के लिए यानी सब्जी के लिए जो काम किया जाता है ये यानी कि पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? यूरेस, जाइमेस, माल्टेस या डाइस्टेस? तो इसमें जो यानी लाल चने में क्या पाया जाता है? माल्टेस पाया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोस, राइबोस, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो मीठा जो फल होता है उसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, यानी मीठा कहा जाता है। फ्रक्टोज के कारण क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो रूप में पाया जाता है ना, तो ग्लूकोज, लैक्टोज तो दूध में पाया जाता है। अगला है, जैव ईंधन के किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन से, जकरांदा से, जेट्रोपा से, यानी जूनिपार से? तो क्या है? जेट्रोपा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण इनमें से किसका मौजूद होना होता है? प्रतिआक्सीकारक, वसा, प्रोटीन या असंतृप्त वसा अम्ल? तो इसमें होता है प्रतिआक्सीकारक, यानी कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमारा होता है सरसों का तेल, उसे यदि प्योर सरसों का तेल है तो बहुत समय तक रखा जा सकता है, और जितने समय तक रखा जाएगा उतना ही क्या होगा वो और सही रहता है। तो बाकी दूसरे तेल होते हैं और वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीकृत वो नहीं होते हैं बल्कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिससे उसका स्वाद बिगाड़ देते हैं वो। अगला है, किस पादप की पत्तियों को बीड़ी के खोल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सिकाकाई, कपराक्ष, तेंदू और नींबू घास? तो जो यूपी के लोग हैं ज़्यादातर उनको पता होगा, तेंदू पत्ता का उत्पादन यूपी के जो उधर पठारी इलाका है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो यानी वो तेंदू पत्ता जो है वो बीड़ी बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, 300वां प्रश्न है और ये बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न है। मलेरिया रोधी दवाइयाँ किस पादप से प्राप्त होती हैं? डिजिटेलिस से, सिंकोना से, इसबगोल से, हिनबेल से? तो आप जानते हैं मलेरिया के लिए कौन सी यानी कि दवाई प्रयोग की जाती है? सिंकोना से। ठीक है, और ये होती है कुनैन। ठीक है, कुनैन सिंकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया रोधी दवाइयाँ किससे प्राप्त होती हैं? सिंकोना से। और कई बार पूछता है कि जो कुनैन है वो सिंकोना से किससे बनती है? तो ये बनती है सिंकोना के छाल से।
तो ओके स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी के यानी हमारे थे लगभग 300 प्रश्न हमने क्या कर लिए हैं, बायोलॉजी के पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स के प्रश्न करेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न करेंगे। तो और यदि आप लोग बोलेंगे तो और भी कुछ यानी हम बायो के और भी प्रश्न ले लेंगे, पर ये आप लोगों के रिस्पांस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, यदि कहेंगे तभी, अन्यथा क्या होगा, तो हम यानी फिजिक्स और ले करके और उसके बाद समाप्त कर देंगे। तो चलिए, ये हमारा यानी आज का सेशन समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।